नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस करेंगे जालियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके लिए जो जिम्मेवार एक्ट एक आया था, रॉलेट एक्ट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस वजह से रॉलेट एक्ट के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो सारे चीज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट क्या था। एक्चुअली में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1919 तक हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय से कहा कि आप हमें इस युद्ध में सहायता करो, तो बाद में हम आप लोगों के लिए जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो कुछ अच्छा संवैधानिक सुधार करेंगे और कुछ न कुछ अच्छा सा पॉलिसी लाएंगे। इसी भावना के साथ भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता किया था। जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो भारतीय लोग अंग्रेजों से मांग करने लग जाते हैं, जो आपने वादा किया है वो पूरा कीजिए, या कुछ न कुछ संवैधानिक सुधार कीजिए, हमें कुछ न कुछ पावर दीजिए। तो इस तरह से सरकार नहीं करती है ब्रिटिश सरकार, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा होने लग जाता है। इस वजह से कई सारे जगह क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ने लग जाता है, देश में लोग गुस्सा में आ जाते हैं। तो इसी क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए उस समय जो वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। इन्होंने क्या किया कि एक ब्रिटेन के जो जज थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करता है। इस कमेटी का जो कार्य दिया गया था कि देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो फैल रही है, प्रसार हो रहा है, उसको जांच कीजिए और हमें एक रिपोर्ट दीजिए कि इस तरह के क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे रोका जाए। अब सर सिडनी रॉलेट के जो अध्यक्षता में जो कमेटी है वो पूरा जांच करता है, उसके बाद ये अपना रिपोर्ट देता है। इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। लेकिन क्या होता है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय लोग भी सदस्य होते हैं। उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद क्या होता है कि एक विधेयक को निरस्त कर दिया जाता है, एक विधेयक पास नहीं होता है, लेकिन एक दूसरा विधेयक इसमें पास हो जाता है जिसका नाम होता है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट का आधिकारिक क्या नाम था? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। ये अधिनियम मार्च 1919 में पारित कर दिया जाता है। अब ये जो है विधेयक पास हो जाता है, अब ये कानून बन जाता है। अब ये बहुत ही कठोर कानून बन जाता है। अब इस कठोर कानून से क्या होता है कि इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार किसी को भी जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो ये बहुत ही खतरनाक हो गया। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में ये लागू हो जाता है। इसका आधिकारिक नाम क्या होता है? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो डेविड लियोड जॉर्ज था। यह भी इंपॉर्टेंट है, जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ था तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो डेविड लियोड जॉर्ज। और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब थोड़ा सा हम इस अधिनियम के बारे में देख लेते हैं क्या क्या था, थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट। पहला था, यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। दूसरा, रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान था वो थोड़ा सा हम देखते हैं। क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार को भारतीय पर केवल संदेह होने पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक नजरबंद व 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार हो गया था।
उसके बाद जेल में रखे व्यक्ति को मुकदमे की धाराएं एवं मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम तक जानने का अधिकार इस एक्ट द्वारा छीन लिया गया था। कितना खतरनाक एक्ट था ये। क्रांतिकारियों से संबंधित मुकदमे को 3 जजों की विशेष त्वरित अदालत में चलाया जाए। निचली अदालत में इन मुकदमों के संबंधित में कोई अधिकार नहीं था। इस प्रावधान से दोषी द्वारा पुनः अपील की गुंजाइश खत्म हो जाती, यानी 3 जजों के सामने यानी विशेष अदालत में इसको चलाया जाता था और नीचे वाला अदालत हटा दिया गया था, यानी इसके लिए कोई अपील दोबारा नहीं कर सकता था। उसके बाद संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पे जाने, सभा करने, वो किसी विशेष कार्य को करने से प्रतिबंधित किया जा सकता था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार विरोधी किसी भी सामग्री का संग्रहण, प्रकाशन, वितरण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसी सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त हो गया जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मान्य नहीं है। तो इस तरह से ये कानून था रॉलेट एक्ट, जो बहुत ही खतरनाक कानून था, जो लोगों का अधिकार था वो सारा का सारा खत्म कर दिया गया था। अब क्या होता है, अब इससे महात्मा गांधी भी इस एक्ट से बहुत नाराज थे, तो इसलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाया। बंबई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट विरोधी सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने कहा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेज द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। तो यानी महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह भी चलाया था जैसे रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद। इससे क्या होता है कि हर जगह क्रांतिकारी गतिविधियां तेज होने लग जाता है, खासकर पंजाब वाले साइड में। पंजाब में क्या होता है कि कुछ ज्यादा इस कानून को लोग विरोध करने लग जाते हैं, तो पंजाब में सेना शासन लागू कर दिया जाता है। गांधी जी ने पंजाब जाकर यथा स्थिति को संभालने का प्रयास किया, किंतु क्या होता है कि जैसे ही वहां पंजाब जाने की कोशिश करते हैं महात्मा गांधी, तो वहीं पे हरियाणा के पास में महात्मा गांधी को अंग्रेज क्या करते हैं, गिरफ्तार करके इन्हें बंबई भेज देते हैं, यानी इनको पंजाब जाने से रोक देते हैं और बंबई भेज देते हैं। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में कुछ ज्यादा ही विरोध प्रदर्शन होने लगता है। इसी तरह 9 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता, जिसका नाम होता है सैफुद्दीन केचुली और डॉक्टर सत्यपाल, ये क्या करते हैं कि एक सभा में भाषण दे रहे होते हैं, तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक अज्ञात जगह पे इनको ले जाया जाता है। अब इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होता है कि पूरे पंजाब में रोष फैल जाता है। एक तो वैसे ही वहां पे पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो ही रहा था, और ये दोनों नेता जो थे बहुत बड़े नेता थे पंजाब के, इन दोनों को जब गिरफ्तारी हो जाती है तो और कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी गतिविधियां वहां पे तेज हो जाती है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड पे आते हैं कि 13 अप्रैल के जो दिन था 1919, वो बैसाखी का दिन होता है। उस दिन किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एकत्र हुए थे और कुछ लोग जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां पे एक विरोध सभा का आयोजन किया था। किस लिए किया था कि इन दोनों को जो गिरफ्तार कर लिया था, सैफुद्दीन केचुली और जो डॉक्टर सत्यपाल को, इन दोनों को जो बहुत बड़े नेता थे, इनको जो अरेस्ट कर लिया था, इसी के विरोध में अमृतसर में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया था। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस वजह से पंजाब का जो क्षेत्र है उसमें कुछ ज्यादा ही बड़ा त्योहार मनाया जाता है इस दिन। ये देख सकते हैं बैसाखी के दिन बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। इस दिन अमृतसर में एक मेले का आयोजन होता है जो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है।
तो कई सारे लोग जो है घर से निकलकर अमृतसर में मेला में या इधर उधर घूमते हैं ये, क्योंकि बहुत बड़ा त्योहार हो जाता है इस दिन पंजाब वालों के लिए। एक तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा और बैसाखी का दिन, तो इस तरह से अमृतसर में कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब इसी दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा, विरोध सभा आयोजन होता है। कई सारे लोग एकत्रित हुए थे, क्योंकि उस दिन एक तो छुट्टी का दिन था, लोग अमृतसर में ऐसे घूमते थे मेला में इधर उधर, तो यहाँ पे इन्होंने विरोध सभा में भी काफी लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। अब होता क्या है, जैसे कि जानते हैं पंजाब में कुछ ज्यादा ही ये क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, और 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया। तो और वहां पे जो है मार्शल लॉ लागू हो जाता है, यानी मिलिट्री शासन लागू हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जैसे ही रॉलेट एक्ट लागू होता है कि पंजाब क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है और साथ में 2 नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो और पंजाब में थोड़ा सा स्थिति उग्र हो जाता है। तो और उस दिन 13 अप्रैल बैसाखी होता है और उसी दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस वजह से पंजाब में इस दिन बहुत ही धूमधाम से त्योहार को मनाया जाता है। लोग मेले में जाते हैं, मेले लगता है वहां पे। अब क्या होता है, जालियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता है और इस नरसंहार का जिम्मेदार डायर होता है। डायर मतलब 2 डायर होता है, 2 डायर, एक तो माइकल ओ डायर, दूसरा रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, यानी हैरी डायर माइकल ओ डायर। अब ये दोनों है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। माइकल ओ डायर जो था उस समय जो ब्रिटिश पंजाब था उसमें ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी ये गवर्नर था 1913 से 1919 तक। दूसरा हैरी डायर जो था वो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, यानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे। तो वहां पे मार्शल लॉ लगा था, तो इस वजह से ये पुलिस का काम जो है, ये पुलिस का हेड जो था ये हैरी डायर था, रेजिनाल्ड हैरी डायर। अब हुआ क्या, कई सारे लोग जो थे जालियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो दोनों नेता के गिरफ्तारी पे जो रॉलेट एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी बीच कई सारे पुलिस आ जाते हैं, यहाँ पे कई सारे फौज आ जाते हैं, जिसके साथ होता है ये रेजिनाल्ड डायर। ये जो रेजिनाल्ड हैरी डायर होता है, इसके साथ कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग होते हैं, ये एक्चुअली में जो बाग था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। एक ही रास्ता थोड़ा सा संकरी वाला था जाने आने के लिए, लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ था। अब ये लोग आते हैं और इस निहत्थे पे लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कई सारे लोग मर जाते हैं, कुछ लोग भागना चाहते हैं और भागते हैं, कुछ लोग तो इस कुएं में कूद जाते हैं और बाद में पता चलता है वो लोग भी मर गए थे। तो यानी बहुत बेरहमी से गोली चलाया गया था निहत्थे लोगों के ऊपर, और ये बहुत ही शर्मनाक हादसा था उस टाइम ब्रिटिश सरकार के अंदर, और कई जगह इसका निंदा किया गया देश भर में। अभी भी इसको निंदा की दृष्टि, हेट की दृष्टि से ही देखा जाता है। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो गोली चलाया गया था उसका निशान अभी भी मिलता है जालियांवाला बाग में। यहाँ पे आप जब जाओगे देखने के लिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये इतना बड़ा घटना था कि तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार मरने वाले लोगों की जो संख्या बताया है वो 379 बताया है सिर्फ, और घायल लोगों की संख्या 1200। और इसमें कहा जाता है कि ये जो डायर था इन्होंने तो गोली चलवाया, लेकिन इनको जो आदेश दिया गया था वो माइकल ओ डायर के द्वारा आदेश दिया गया था। इन्होंने बोला, क्योंकि ये तो गवर्नर था, ये गवर्नर का यानी पूरे पंजाब में सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो ब्रिटिश टाइम में
पंजाब का यही था। इन्हीं के कहने पे रेजिनाल्ड हैरी डायर ने गोली चलाया था। तो ये दोनों जिम्मेदार है इस नरसंहार के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा कि 2 डायर हैं, माइकल ओ डायर, रेजिनाल्ड हैरी डायर। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, माइकल ओ डायर ने किसको आदेश दिया था, तो रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को। तो माइकल ओ डायर क्या थे, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और ये सेना के अधिकारी थे। अब क्या होता है, जैसे ये इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, पूरे देश में गुस्सा फैल जाता है। यहाँ पे भारत के राजनीतिक सिस्टम से लेके पूरे लोगों तक इसमें गुस्सा देखने को मिलता है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। अंग्रेज उन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया था, तो इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि सरकार को लौटा दी थी, जो ब्रिटिश सरकार उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और गांधी जी इस हिंसा से काफी दुखी थे और 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लिया, जो कि उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। उसके बाद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो ये कई कबार क्वेश्चन पूछ देता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो महात्मा गांधी ने। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाया था। अब क्या होता है कि इस नरसंहार से काफी विरोध प्रदर्शन होने लग जाता है। इससे ब्रिटिश सरकार भी थोड़ा सा परेशान होने लग जाता है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन करता है। इस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। तो यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन से कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी को जांच करने के लिए इसमें गठन किया गया था। यानी 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उसका नाम हंटर कमेटी नाम दिया गया। यह हंटर कमेटी में अंग्रेज सदस्य कितने थे और भारतीय सदस्य कितने थे, तो इसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें कि 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय में जो थे सर चिमन लाल सीतलवाड़ा, दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा जगत नारायण थे। इसमें चिमन लाल सीतलवाड़ जो थे, ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बना था जब देश आज़ाद हुआ था। तो इससे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो कमेटी, जांच कमेटी का जो गठन हुआ था, उस क्या नाम था, तो हंटर कमेटी। यानी हंटर आयोग किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में। इसमें कुल कितने सदस्य थे, टोटल 8 सदस्य थे, जिनमें कि 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। अब ये जो कमेटी का जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में किसको दोषी दिया गया, इसके दोषी में जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उसको निर्दोष घोषित किया गया। और जनरल डायर यानी हैरी डायर को इन्होंने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया, इस कमेटी ने कहा, और उसकी निंदा की। लेकिन और कहा जो कुछ किया निष्ठा से किया। अब देख सकते हैं आपकी, जो कुछ किया निष्ठा से किया, और जो गवर्नर था यानी जिसको पूरा पावर होता है, उसी के आदेश पे गोली चलाया था जनरल डायर ने, और उसको कुछ भी नहीं, यानी उसको बस इतना कमेंट कर दिया कि जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, और जो किया निष्ठा से किया। यानी ये तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। बस कार्रवाई में किया क्या, डायर को अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया। ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा, तथा सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि भी प्रदान किया। अब जालियांवाला हत्याकांड के सरकार के तरफ से तो हंटर कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में,
मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, और इसके अन्य सदस्य थे पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। अब कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों को कटु आलोचना तथा मांग की कि दोषी लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा मृतकों को आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परंतु इस संबंध में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अतः महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए आधार नीति बनाई। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो इसके लिए महात्मा गांधी अब असहयोग आंदोलन के मूड में आते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जालियांवाला बाग घटना से रिलेटेड। एक व्यक्ति था जिसका नाम था उधम सिंह। इन्होंने जालियांवाला बाग घटना को देखा था, तो इनको काफी गुस्सा था इस घटना को लेके। तो इनके हिसाब से जो इस घटना का जो दोषी था वो था माइकल ओ डायर, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑफिसर था पंजाब में वो माइकल ओ डायर ही था, और इन्हीं के आदेश पे जालियांवाला बाग में गोली चलाया गया था। तो इस वजह से इनके नजरों में ये दोषी था। भले ही जांच कमेटी ने इसे छोड़ दिया, लेकिन उधम सिंह के नजर में यही दोषी था, तो इनको ये मारना चाहता था। इसी के उद्देश्य से 1934 ईस्वी में लंदन पहुंच जाते हैं उधम सिंह। वहां उन्होंने एक कार और एक रिवॉल्वर खरीदता है और सही समय का इंतजार करता रहता है। और होता क्या है कि 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर लंदन के कॉस्टन हॉल में एक सभा में शामिल होने के लिए गया था। उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उसमें रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर घुस जाने में कामयाब भी हो गया। सभा के अंत में मोर्चा संभालकर उन्होंने डायर को निशाना बनाकर गोली दागनी शुरू कर दी। यानी इन्होंने लंदन चला गए, इतना गुस्सा था इनको, लंदन जाके कार खरीदा, रिवॉल्वर खरीदा और टाइम का इंतजार करता रहा कब डायर को मारा जाए। और सही इंतजार में जब ये सभा कर रहा था वहां पे ये बंदा पहुंच जाता है और एक किताब में रिवॉल्वर का एक शेप काट के उसमें रखा था और इसको गोली मार देता है वहां पे, और इसका मृत्यु हो जाता है। ये देख सकते हैं। गोली मारने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 जून 1940 को उधम सिंह के हत्या का दोषी करार दिया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दिया जाता है। तो देश की आजादी में उधम सिंह क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा बन गए और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। अब इस डायर का क्या हाल होगा? अब इस डायर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कहा जाता है कि इस जघन्य नरसंहार के बाद जनरल डायर एक भी रात चैन से नहीं सो पाया। उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया, उसे लकवा मार गया जिससे वह मरते दम तक नहीं उबर पाया। 23 जुलाई 1927 को ब्रिस्टल में उसकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसके शब्द जो थे वो क्या कहता है? कुछ कहते हैं कि मैंने अच्छा किया तो कुछ लोग कहते हैं मैंने बुरा किया, लेकिन मैं मरना चाहता हूं ताकि मैं ईश्वर से जाकर पूछ सकूं मैंने अच्छा किया या बुरा किया। अब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के बाद साइट पे जहां पे ये नरसंहार हुआ था जालियांवाला का, एक स्मारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1923 में ट्रस्ट ने स्मारक परियोजना के लिए भूमि खरीदी। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क द्वारा डिजाइन किया गया था ये स्मारक। ये बेंजामिन पोल्क ने यहाँ पे जालियांवाला बाग में स्मारक का डिजाइन किया, जो कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रस्तावित स्मारक था। और 13 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो स्मारक जो बना था
वो किसने प्रस्ताव रखा था इसका, तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस स्मारक का डिजाइन किसने किया था, तो बेंजामिन पोल्क, जो कि अमेरिका का आर्किटेक्ट थे, इन्होंने डिजाइन किया था। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1961 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्मारक बना हुआ है अमृतसर में। अब यहाँ पे कई लोग, टूरिस्ट पैलेस बन गया है कि यहाँ पे ये इस साइट को देखना चाहता है, तो इस तरह से लोग यहाँ पे जाते हैं। अभी भी यहाँ पे एक संकरी रास्ता है, इसी से लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। और इस स्मारक पे, जालियांवाला बाग का जो स्मारक है, वहाँ पे 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। और 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन इस स्मारक पे आए थे। इन्होंने अपने विजिटिंग बुक में इन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। तो यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने यहाँ पे आकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया था। जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 राज्यसभा में 19 नवंबर 1919 को पारित होने के पश्चात यह विधेयक संसद से पारित हो गया और इससे पूर्व लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बिल पेश करते हुए कहा कि जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है तथा घटना के वर्ष 2019 में 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम इस स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। तो अब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।